जब हम वीडियो देखते हैं तो हम सामने वाली चीज देखते हैं और आपके थॉट प्रोसेस को हम पीछे से नहीं जान पाते कि आपने कैसे उस चीज को क्रिएट किया होगा। तो सर मैंने वो वाली चीज भी देखी है कि आपने वो कैसे क्रिएट किया और फिर मैंने उसको अपनी स्टडी में भी इन्वॉल्व। सर कॉलेज मैटर बिल्कुल नहीं करता है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ये होता है कि पढ़ाई का लेवल एक अच्छा हो कम हो, लेकिन वो हम अपनी सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हैं। एंड अच्छे स्टूडेंट्स की इमेज से मैं एक गंदे स्टूडेंट की इमेज मैंने एक साल के अंदर टैग कर ली। हेलो एंड नमस्कार। देखिए ऐसा है जिंदगी के अंदर जब सूरज चढ़ता है ना तो निगाहें अपने आप में जो है ऊपर चढ़ जाती है कि हाँ अब उजाला हो गया है, अब दिन जो है वो आ गया है और अब हमें नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। पता है हमारे पास हमारी सोसाइटी के अंदर भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं चलते फिरते सूरज की तरह होता है। कुछ समय तक कहते हैं ना कि मुसीबतों का एक ग्रहण उनके आसपास रहता है, लेकिन जब वो मुसीबतों को पार कर जाते हैं तो स्वतः ही अपने आप ही क्या हो जाता है कि वो प्रकाश में यानी खुद के उजाले को बिखेर ही देते हैं। ऐसे ही कैंडिडेट से आज आपके बीच में मुलाकात करवाने वाला हूं, जिन्होंने पहले तो खुद ही के दम पर जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्जाम क्रैक किया और फिर खुद ही के दम पर जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विस अपने हौसलों की उड़ान को जो है रोका नहीं, जेलों तक और आगे भी आए आरजेएस तक, यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस के अंदर भी रैंक अचीव किया। और अब इसको संजोग कहिए या मेहनत का हुनर कहिए कि जेलों के अंदर जो रैंक थी 6 वही रैंक इन्होंने मेंटेन की है जुडिशरी के अंदर भी। तो ये एक विचित्र सी बात है। तो आइए आज आपके बीच में मैं इनवाइट कर रहा हूं ऋषि जी गुप्ता। हमें कहना चाहिए लैंडेड सिविल जज, क्योंकि अब इनके नाम के आगे भावी जज साहब नहीं जज साहब कहा जाएगा। ऋषि जी वेलकम डियर, वेलकम, स्वागत आप सबका। और हमारे ऋषि जी आपका तो विशेष रूप से मतलब फाइनली करके दिखाई दिया। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर एंड जो आपने इतने सारे अच्छे अच्छे शब्द बोले मेरे लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। बट ऋषि जी थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए कि आपने एक युवाओं के लिए अलग मिसाल रखा है अपने आप में। आपकी जिंदगी के कई ऐसे पहलू थे, उतार चढ़ाव थे, जहां पर कई ऐसे क्या कहते हैं पल भी आए जब क्विट करने का मानस भी हुआ था, बट आपने अपने हौसले को तोड़ा नहीं और छोड़ा नहीं। और यही चीज है कि आज आपने एक अपने ही जिंदगी की किताब में एक नया एपिसोड है जो जोड़ दिया है बहुत को। तो ऋषि जी बहुत सारी बातें करनी है और सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू फाइट करके बाहर आए तो उस समय दिल में कितना हार्टबीट का लेवल था कि यार कैसा रहा इंटरव्यू, कैसा रहा, कि उस समय का फीलिंग क्या था, वो जानना चाहते हैं आप सबसे पहले। जी सर, जब मैं एंटर किया था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब मुझसे कुछ क्वेश्चंस एंड में ऐसे पूछे गए जो कि जनरल नॉलेज के थे और वो ऐसी जनरल नॉलेज जो कि जनरली हम देखते नहीं है, फिर जब मैं बाहर आया तो मैं बहुत सैड था वैसे, अगर फ्रैंकली बताऊं तो, कि मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत गंदा गया है, क्योंकि लास्ट में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे। तो मैं बहुत सैड था क्योंकि मैं हाई होप्स लेके गया था अपने आप से कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। एंड आई वाज, जब मैं बैठा था इंटरव्यू से पहले तो मैं सबसे हैप्पीएस्ट लोगों में से एक था, मेरे चेहरे पे स्माइल थी कि आई एम गोइंग टू रॉक इट एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन जैसे मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि शायद कुछ कमी रह गई एंड वो शायद आपका इंटरव्यू कितने कितने समय चला आपका इंटरव्यू? सर आई थिंक 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू आपका रहा था। ओके। और उस समय मतलब लास्ट के काफी सवाल जो है वो आप अटेंड नहीं कर पाए, उनके जवाब नहीं दे पाए? जी सर, लास्ट में सारे क्वेश्चन ही जीके पे आ गए थे। शुरू में चेयरमैन सर ने थोड़े लॉ के क्वेश्चन पूछे थे, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे जीके के पूछे गए मुझसे। तो मतलब लॉ पे तो अच्छी कमांड थी, लेकिन जीके के अंदर जो है कहीं की मामला थोड़ा सा डाउन रहा। लेकिन आप देख लीजिए कि सिलेक्शन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है शायद लॉ के मापदंड को अच्छा रखा गया है। और वैसे भी हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू के दौरान अगर कुछ सवालों के जवाब नहीं भी आए तो इसमें घबराने की बात नहीं, लेकिन ह्यूमन नेचर है जी, कहना अलग होता है करना अलग होता है। जब कैंडिडेट इंटरव्यू देता तब उसको पता चलता है कि हाँ वो चेहरे पे घबराहट आएगी कि नहीं आएगी। तो 15-20 मिनट चला। जनरली आपसे लॉ के किस संबंध में सवाल पूछे गए थे ऋषि जी? सर जो अभी बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनका रेमिशन का जो अभी मामला इशू चल रहा है सर, उसके बारे में उन्होंने बहुत डीप में पूछा, मतलब कुछ ज्यादा ही डीप था कि कहाँ ट्रायल हुआ, क्यों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट है रॉन्ग है। एंड सर चूंकि मैं जेएलओ हूँ, जूनियर ऑफिसर, तो जो गवर्नमेंट पे जो केसेस होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा केस किए जाते हैं, उसके संबंध में कुछ बातें पूछी। एंड सर उन्होंने मुझसे ऑर्डर में जो अपील्स होती हैं सीपीसी में, उसके बारे में भी सर एकदम डीप में बातें पूछी कि
ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, एंड डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बातें पूछी। लॉस सर ये रहा। एंड सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, ट्राइबल एरियाज के बारे में भी उन्होंने मुझसे पूछा, जो कि थोड़ा यूनिक था कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल 244 44A ट्राइबल हाँ एरिया जी के बारे सर। में जब बात करता है तो वहां पर उन्होंने उसको भी ऐड ऑन कर दिया जी था। सर, शेड्यूल 5 एंड 6। यस, रेमिशन वाला मामला, यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 433 33 के अंदर जहाँ पे जी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जिक्र कर रखा है वहां पे लेके जी चले गए आपको। जी सर। ओके, तो कुल मिला के मतलब काफी डेप्थनेस के बारे में आपका इंटरव्यू रहा लीगल एस्पेक्ट को लेकर। जी सर। अच्छा ऋषि जी, जब आप इंटरव्यू के बाहर आते, जब इंटरव्यू से बाहर आ गया, तो आपने बताया कि एकदम नर्वसनेस नर्वसनेस था कि भाई पता नहीं कैसे अच्छा गया कि नहीं गया, जैसा भी था ना। मेंस का एग्जाम देके जब बाहर आए थे तब आपका क्या है, कुछ याद कर पाओगे उन पलों को कि जैसे लास्ट पेपर खत्म हुआ है, बाहर आए हो और जी लगा कि हाँ यार इस बार तो पेपर अच्छा हुआ, इस बार तो निकाल लेंगे, ऐसा कुछ फीलिंग था? हाँ सर, मतलब ये तो था कि मैं 100% सेलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं लेकिन सर हम्म। एक मिक्स्ड फीलिंग था सर। जैसे कि फर्स्ट डे था, सिविल का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। हम्म। जो शाम को जो हिंदी का हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ था सर। अगले दिन जो मेरा क्रिमिनल का हुआ, तो मैंने जजमेंट अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। 20 नंबर का क्वेश्चन सर मेरा पूरा छूट गए थे। लेकिन अच्छा। मैं तो इतना बिलीव था कि जो मेरा बाकी मैंने लिखा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि जजमेंट छोड़ना, 20 नंबर का क्वेश्चन को छोड़ना एक अपने आप में दबाव पैदा करता है। और सर मेरा हम्म। इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं होता, और जो कि रिफ्लेक्ट भी होता है मार्क्स में, कि मेरे जो लॉ पेपर सेकंड और इंग्लिश में मार्क्स है वो कम है। कम है, बट ऋषि जी एक बात आपने यहाँ पे बताई कि आप 80 मार्क्स का ही पेपर अटेंड कर पाए थे लॉ जी पेपर फर्स्ट के अंदर, जी और उसके बावजूद भी मतलब चूंकि आपने 80 मार्क्स के पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया था, डील एजू किया था, जी तो इंस्पाइट ऑफ दैट आपने एक ऐसा स्कोर सेट कर लिया ताकि आप अगले इंटरव्यू की स्टेज तक जा जी सके। ओके, चलिए अब ऋषि जी बात करना चाहते हैं कि ऐसे के टॉपिक को लेकर। तो जी ऐसे के टॉपिक, क्योंकि एक लॉ का स्टूडेंट लॉ को तो बड़े अच्छे से तैयार कर ही जी लेता है, ऐसे के मामलों के अंदर आपका क्या नजरिया रहा था? सर, ऐसे का मेरा ये था कि मुझे पता था कि लॉ हर कोई पढ़ता है, और सबसे इजीएस्ट पार्ट है। एक बेयर हम्म। एक्ट है, एक बुक है, उसमें से सबको पढ़ना है, सब वही काम कर रहे हैं। हम्म। ऐसे हम्म। सब चूंकि डाइवर्स टॉपिक है, उसमें हमको एक तैयारी एक लंबी तौर पे करनी होती है, एक लंबी सोच के साथ, कि हम बुक्स पहले से देख रहे हैं, हम टॉपिक्स को नैरो डाउन पहले से कर रहे हैं, हम अपने उस हिसाब से थिंकिंग कर रहे हैं। सर चूंकि हिंदी के जो टॉपिक्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे, मतलब कोई रेडीमेड टॉपिक नहीं थे। कि कोरोना काल में एजुकेशन, कोरोना काल के बारे में एक था कि कोरोना काल में क्या हुआ, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक थोड़े डिफरेंट थे। तो अलग थे, उस यूनिक थे, एग्जैक्टली। या किसी ऑथर की बुक को रेफर सर, करते थे, क्या करते थे? जी सर, मैं बोलूंगा कि मैंने काफी सारे टॉपिक्स को अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ था। नॉट मतलब कि पूरा का पूरा नहीं, लेकिन जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि एक ऐसे में ये सब चीजें होनी चाहिए थी। एंड सर हम्म। जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं सर, आपने कई बार ऐसे के बारे में बताया है, आपके चैनल पे कई बार ऐसे के बारे में बातें हुई हैं सर, हम्म। तो मुझे आइडिया लग गया कि एक जो आइडियल ऐसे होता है उसमें ये पॉइंट्स होने चाहिए। बाकी सर एक मतलब स्केलेटन ये होता है, बॉडी आप भर सकते हो, फ्लैश एंड फ्लड जो बाद में ऐड किया जा सकता है, और वो सर वो याद रहना पॉसिबल भी नहीं है। एक बेसिक पॉइंट्स याद होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, वो मेरे दिमाग में रहा था। एंड लिखने से पहले, कोई भी ऐसे लिखने से पहले मैं लिखता था कि इसमें ये पॉइंट्स होंगे और मैं ये लिखने वाला हूँ। तो मैं एक कॉपी के बैक पे ये 5 पॉइंट, ये डायमेंशन होनी चाहिए, ये मैं लिख लेता था। तो मैं लिखते वक्त मुझे दिक्कत नहीं होती थी कि नेक्स्ट पैरा इसका है, नेक्स्ट पैरा इसका है। और और अपने ये बहुत जरूरी है ऋषि जी, ये बहुत जरूरी होता है। मतलब हम जब ऐसे लिखते हैं ना, तो जो पैराग्राफ लिख रहे हैं इसके बाद अगला पैराग्राफ क्या होगा ये हमारे माइंड को पहले से तय करना पड़ता है। तो अगर पॉइंट सेट है तो फिर हम तुरंत क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर पाएंगे। और जी कहीं बिल्कुल सर, कहीं लास्ट टाइम, लास्ट ईयर सर ऐसा ही हुआ था। मतलब ऑब्वियसली मेरी प्रिपरेशन भी कम थी, लेकिन जब लिखते हैं तो हमको लगता है कि नेक्स्ट पैरा क्या है, तो हम कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें एक बेयर आइडिया होना चाहिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं नेक्स्ट पैरा में। आगे क्या करने वाला है, एग्जैक्टली वैसे आप सभी लोगों को, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि एक तो होता है लिंकिंग से पढ़ना, और एक होता है लिंकिंग को जीना। तो ये दोनों कैरेक्टर प्ले करने वाले जो कैरेक्टर हैं हमारे सामने ऋषि जी, मैं उनके बारे में आपको कुछ बातें बताऊं। लिंकिंग लॉ जो हमारा पहले वाला इंस्टीट्यूशन था, वहां पर हम लोग डील करते थे, तो मेरा राइट हैंड कह दीजिए आप, हमारे राइट हैंड जो थे हमारे ऋषि गुप्ता जी हुआ करते थे। यानी कि बैकएंड पर जो आपके सामने कंटेंट में लाया करता था, तो उसके उस लिंकिंग टेक्निक के बैकएंड को क्रिएट करने के अंदर ऋषि गुप्ता जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और मैं इस बात को कहने में बड़ा फक्र फील करूंगा कि ऋषि जी ने हमारे लिए कंटेंट क्रिएटर का एक बहुमूल्य, बहुत ही शानदार रोल जो है उस समय प्ले किया था, क्योंकि बैकएंड पर ही रेडी करके मुझे चीजों को देके देते थे, और मैं फ्रंट एंड पे क्या करता था, बैटिंग है जो किया करता था ऑनलाइन के दौरान। तो ऋषि जी आप में दो बातें हैं, बाकी सारे कैंडिडेट लिंकिंग टेक्निक से पढ़ते हैं वो ठीक है,
आप लिंकिंग टेक्निक से पढ़ा होगा, मैं पूरा श्योर हूँ। और लेकिन आपने लिंकिंग टेक्निक को क्रिएट करने में बड़ा रोल प्ले किया है, तो कैसा रहा था आपका वो एक्सपीरियंस, वो भी जरा साझा कीजिए। सर वो एक्सपीरियंस मतलब वन ऑफ द यूनिक एक्सपीरियंस में से एक था कि जब हम वीडियो देखते हैं तो हम सामने वाली चीज देखते हैं और आपके थॉट प्रोसेस को हम पीछे से नहीं जान पाते कि आपने कैसे उस चीज को क्रिएट किया होगा। तो सर मैंने वो वाली चीज भी देखी है कि आपने वो कैसे क्रिएट किया और फिर मैंने उसको अपनी स्टडी में भी इन्वॉल्व अपनाया कि इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो सर जो जैसे कि आप कुछ एक चीजों को देखने का नजरिया होता है, तो मैं भी ऐसे दिखता है कि अरे ऐसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं इस सेक्ट को या फिर इस सेक्शन को या इस सेक्शन के इस सब सेक्शन को, कि मैं ऐसे भी इस चीज को देख सकता हूँ। तो सर वो बहुत हेल्प किया मुझे इस प्रिपरेशन में। और सर जो एक्सपीरियंस है वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था कि एक होता है कि हम किसी और के लिए ये सब काम कर रहे हैं, जैसे कि आप हम सब बच्चों के लिए, बाकी जो बच्चों के लिए ये सब चीजें हम उनको लेके आ रहे हैं। सर वो एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था और वर्थ था एक वो सर। अलग फीलिंग होता है कि ये जो जी चीज सर। कर रहा हूं मैं, ये इतने सारे कैंडिडेट्स को इनके पास जाने वाली है ना। जी सर, एक तो बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है कि कुछ एक एरो भी इधर उधर गया तो वो कोई सेक्शन गलत सेक्शन से लिंक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी कोई माहौल आया, कोई मोमेंट्स आया होगा जहां पर लगा कि यार ये तंजू सर तो बहुत ही गुस्सा करते हैं, ये बाहर तो बड़े हंसते हुए दिखते हैं, अंदर कभी कभार डांट लगा देते हैं, ऐसा भी कोई माहौल रहा था आपके केस में? सर ये स्ट्रेंज लगेगा लेकिन सर जब जितने भी वक्त मैंने आपके साथ काम किया, मैंने आपको ऐसे हंसते हुए देखा है। मेरे को कभी आपने गुस्सा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया सर। मतलब मेरे को ऐसा मतलब लोगों को लगेगा कि 5-6 महीने में जितने भी हमने साथ काम किया कि उसमें एक मोमेंट कभी ऐसा आया हो सर, एक मोमेंट मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि एक मोमेंट भी ऐसा आया हो। चीजें मैं एक मोमेंट यहाँ पे जरूर आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम क्या जब ऋषि जी का सिलेक्शन हो गया, तो उससे जस्ट पहले एक आध महीने पहले फिर ऋषि जी जो है वो जेएलओ की ज्वाइनिंग होने के लिए निकले थे। और ये जो हमारे जज साहब है, उन्होंने जाते जाते लास्ट के मोमेंट देखे, मेरी आंखों के अंदर आंसू लेके आ गए थे। क्योंकि अच्छा नहीं, दो जो ऋषि जी जो कनेक्ट होता है ना, उस पर्सन को वापस हमें खुद से सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है जो रहता है। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि कहते हैं ना कि वो जो छोटा सा बच्चा बाहर निकला था, आज को तो पूरा एकदम शक्तिमान बन के हमारे सामने बैठा है। और ये मेरे वाकई बहुत सौभाग्य की बात है। ऋषि जी, अब मुझे आपसे कुछ बातें जाननी है पढ़ाई के संबंध में, एक स्टूडेंट की स्ट्रेटजी के पॉइंट में। आपकी जिंदगी के अंदर भी कई ऐसे पल आए थे जहां पर आपको लगा कि अब मुझे चीजों को क्विट करना चाहिए और नॉर्मल जो पैसे कमाने बिजनेस करने का काम है वो कर लेना चाहिए, है ना? ऐसे कुछ मोमेंट्स आए थे ऋषि जी, आप शेयर करना चाहेंगे? जी सर, ये मेरा जर्नी है बहुत लंबा है क्योंकि मैं 11th क्लास से ही बाहर हूँ और उसमें सफलता का बहुत कम मुझे दिखाई दी सफलता, कि इस हम्म। 13 साल की जर्नी में कि मैं कभी सफल हुआ हूँ या फिर बहुत कम ऐसा टाइम रहा। तो सर सबसे पहले चीज जो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए सर पर्सन में, कि भले ही मैं इतने सालों से असफल हूँ लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ है, मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले सेल्फ बिलीफ को हमें ढूंढना होगा। और सर बीच में ऐसा होता है कि हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं कि हमको पता है कि अब हम बेरोजगार की श्रेणी में आ गए, हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है। सर कंपल्सन आता है, बिल्कुल आता ही है। जरूरी नहीं कि घर वालों की तरफ से आए, एक सेल्फ भी होता है कि कब तक मैं पैसे मांगूंगा। ऐसा हुआ भी, मैंने ज्वाइन भी किया, लेकिन सर एक राइट मोमेंट पे निकलना भी होता है। अगर आपको आगे कुछ करना है तो आपको वो कॉलिंग कॉलिंग आनी चाहिए कि अब मेरा काम यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, अब मुझे छोड़ना ही होगा अगर मुझे आगे बढ़ना है तो। सर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए और रियलिटीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं कि अपने ड्रीम बना लिया कि मेरे को ये करना है वो करना है। रियलिटीज के साथ सेल्फ बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऋषि जी, जो जानकारी मेरे पास है, आपने शुरुआती दिनों में जब आपने 12th कंप्लीट किया था, तो आपने लॉ की तरफ जो है रुझान नहीं रखा था, आप आईआईटी करना चाह रहे थे, ऐसा कुछ था जी उस सर। समय? जी सर। सर 11th-12th में चूंकि पढ़ने में लोगों के हिसाब से मैं अच्छा था, तो उन्होंने हम्म। बोला कि आईआईटी जे एक नेचुरल चॉइस होता है। तो मैंने भी हम्म। किया था लेकिन मुझसे हो नहीं पाया था क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें मैं एडजस्ट नहीं कर पाया था। और हम्म। इसी वजह से मेरा 12th भी बहुत गंदा गया। तो एक अच्छे स्टूडेंट्स की इमेज से मैं एक गंदे स्टूडेंट की इमेज मैंने 1 साल के अंदर तय कर ली, एकदम टफ अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि अच्छा। सर मेरा 12th में अच्छे बहुत। स्टूडेंट से जी गंदे स्टूडेंट की जी अच्छा, सर। फिर? जी सर। सर उसके बाद लेकिन मेरे को पता था कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में खराब था, ये था कि मेरा एनवायरनमेंट मुझे ठीक नहीं मिला। तो एक सेल्फ बिलीफ खुद के अंदर था मतलब एक और स्टूडेंट पेरेंट्स की को लाइफ भी। में इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता जी सर। है। एग्जैक्टली। जी सर। जी सर। सर उसके बाद मैंने देखा कि मैं नेचुरली इंक्लाइन करता हूँ कि कुछ लॉजिकल चीजें हो, रीजनिंग हो। तो मेरे को लगा कि लॉ एक ऐसी है जिसमें डे टू डे पूरा रीजनिंग का ही काम है, कि अपन रीजन से किसी चीज को समझा सकते हैं, किसी चीज को फाइट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लॉ को चुना और फिर मैंने क्लैट का एग्जाम दिया। उसमें भी सर मुझे कोई खास सफलता मिली नहीं, एनएलयू मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं।
एंड फाइनली मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना 5 वैसे ईयर लॉ ऋषि किया जी था। आज मैं कह सकता हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो आज अफसोस कर रही होगी कि ये डायमंड को हमने सेलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आज अब जो आपने वक्त का नजरिया जो है, सोच का नजरिया जो है वो बदल के दिखा दिया कि जी वाकई में सर। बहुत 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 अच्छी बात है। तो ऋषि जी कुल मिला के आईआईटी ने आपको झटका दिया, क्लैट ने आपको झटका दिया, और अब फिर आपने एलएलबी का चयन कर दिया। कौन से कॉलेज से कंप्लीट किया था आपने लॉ? सर मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से किया था ये लॉ, 5 ईयर, 13 to निर्मा 18। यूनिवर्सिटी, राइट। जी सर। 2018 से। तो वहां जी पर सर। कॉलेज का कैसा रहता था, एटमोस्फेयर वगैरह, माहौल कैसा रहता था? कॉलेज वाले जाया करते थे? क्योंकि जनरली ऐसा देखा है कि पढ़ने वाला स्टूडेंट थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहता है कहीं कहीं। आपका कैसा रुझान रहा था कॉलेज के प्रति? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे कॉलेज के शुरू के जो 2 ईयर है बहुत ही खराब गुजरे, क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि आप एनएलयू पास आउट, एनएलयू में जाने वाले हैं, तो आपको एक सदमा सा रहता है कि अरे यार मैं कहाँ आ गया, मेरे को यहाँ नहीं राइट। आना चाहिए था। और फिर हम्म। वहां पे आपके उस तरह के दोस्त नहीं बन पाते। लेकिन एंड के जो 3 साल थे सर, मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होती होती थी हमारी, कि जो हमें हम्म। प्रिस्क्राइब की जाती थी सर, मैं उससे डेफिनेटली ट्राई करता था कि मैं कुछ ना कुछ तो इसमें से देखूं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। और सर जो बाकी हैंडआउट्स मिलते थे, न्यूज़पेपर होते थे, उस पे लॉ क्या है क्या नहीं चल रहा, सर मैंने अपने आप का इसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत किया कि लिखना सही तरीके से होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए चीजों के बारे में, चाहे बेसिक ही हो लेकिन नॉलेज जरूरी होनी चाहिए आसपास जो इन्वायरमेंट हो रहा है अपने पास। तो ये मैंने सर एंड के 3 साल किया, तो मेरा 5 साल मिला जुला रहा, शुरू में खराब, बाद में बहुत अच्छा। ऋषि जी एक मोटिवेशन मैं आपसे चाहता हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जो एनएलयू से लॉ नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर आप एकदम सुटेबल एग्जाम्पल हो इस बात के कि जो बंदा पहले एनएलयू को बिल्कुल हाई लेवल पे मान के बैठा था, लेकिन ईश्वर ने उसको सिलेक्शन वहां पे नहीं करवाया, आप एनएलयू नहीं जा पाए, आपने दूसरी जगह से किया और दूसरी जगह से एलएलबी कंप्लीट किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया देखो डायमंड तो डायमंड है, अब एनएलयू से निकालोगे तो भी डायमंड नहीं होगा, और अगर किसी कारण से एनएलयू से नहीं भी होता, अदर यूनिवर्सिटी से होगा तो भी डायमंड ही रहेगा। अब इस बारे में आप क्या कहोगे? कुछ ऐसा कुछ खास कैंडिडेट को चिंता करनी चाहिए कि एनएलयू में नहीं जा पाए तो अब तुम्हारा सिलेक्शन डाउन रह जाएगा, ऐसा उसको टेंशन करना चाहिए? आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर कॉलेज मैटर बिल्कुल नहीं करता है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ये होता है कि पढ़ाई का लेवल एक अच्छा हो कम हो, लेकिन वो हम अपनी सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हैं। कवर एट कर द एंड सकते ऑफ हैं उसको। एट द एंड ऑफ द डे जो फैक्टर काम में होता है वो आपकी मेहनत पे बात आती है कि आपने कितनी मेहनत की। कॉलेज सब सर पीछे छूट जाता है। मुझसे शायद कॉलेज के बारे में ऐसे इंट्रोडक्शन लेवल पे पूछा होगा लोगों ने, बाकी मेरा कॉलेज क्या है क्या नहीं है, एनएलयूज क्यों नहीं है, ये सर इसका रोल बिल्कुल ही नहीं रहा मेरी लाइफ में। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर भी इसके रिगार्डिंग तो कोई बातचीत नहीं हुआ कि आप एनएलयू से नहीं नहीं सर। हो दूसरे? बिल्कुल जी भी सर, नहीं। बिल्कुल नहीं है इस बारे में। तो यानी कि बोर्ड जो है इस मामले में किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता जी सर। अपने जी आप में? सर। सर मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने नॉर्मल जो लोकल लॉ कॉलेज से कॉलेज किया है, एंड उन्होंने बहुत अच्छी रैंक आरजेएस में मिली है सर आज उनको। इसने अचीव किया है। तो ये बात आप सभी लोगों को सुननी चाहिए, अपने इस मन की मिथ को बाहर निकाल दो कि इफ यू आर नॉन एनएलयूज स्टूडेंट तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुडिशरी के अंदर जो रैंक हासिल नहीं कर सकते, सिलेक्शन नहीं कर सकते। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी स्क्रीन पर आपके सामने है। और इनके साथ साथ इनके कई फ्रेंड्स कलीग्स भी हैं जिन्होंने भी, जो भी नॉन एनएलयूज थे, एनएलयू से नहीं थे, फिर भी सिलेक्शन हासिल किया। तो ये वीकनेस अपने दिमाग से आप लोगों को निकाल देनी है। और हमेशा जब भी ऐसा ख्याल आए तो हमारे ऋषि जी का चेहरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बंदा जो बिना एनएलयू के था फिर भी सिलेक्शन लेके आया था। तो आपको भी अपने आप में इंस्पिरेशन यहाँ पे रखना है। ऋषि जी कहते हैं कि परिवार जब साथ होता है तो इंसान हर मुसीबत से लड़ जाता है। कई बार लाइफ के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर है। तो आपकी लाइफ के भी कुछ ऐसे पल साझा करोगे जब कुछ नेगेटिव थॉट्स माइंड में आए कि ये नहीं होना चाहिए, उस समय आपके परिवार का एक अच्छा रोल रहा हो वगैरह हो? कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में, फैमिली के बारे में? जी सर, इस 13 साल की जर्नी में बहुत सारे ऐसा टाइम आता है कि नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं, लेकिन सर जो पेरेंट्स होते हैं या फिर अपनी फैमिली के भाई बहन होते हैं, उनको वो एक कॉल अवे हैं सर। आप उनसे बात, हम जो भी मैंने उनसे बात की, सब ऐसा लगता है कि सब ठीक है, मतलब आई कैन मैनेज, ये वाला जो बिलीफ है सर वो फैमिली से आता है। एंड सर फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस नेगेटिविटी को दूर रखने में, कि वो किस हिसाब से आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चूंकि सर मैं इस मामले में अपने आप को लकी मानूंगा कि मेरी फैमिली ने मुझे कभी नहीं बोला कि उनकी तरफ से कभी ऐसा कुछ प्रेशर नहीं आया कि तुम्हें जॉब करनी ही है करनी है। अब 2-3 साल हो गए हैं लॉ किए, ऐसा उनकी तरफ से कभी नहीं आया। और कभी मुझे अपने अंदर से ऐसा लगा कि अरे कुछ चीजें गलत जा रही हैं,
तो सर किसी को भी कॉल कर लो, फादर को कॉल किया या फिर मदर को कॉल, या फिर सिस्टर्स को, किसी से भी बात करो, उनका यही रहता कि होने ही वाली चीजें चीजें अराउंड द कॉर्नर है, अच्छी चीजें आने ही वाली है, कि एक सर एक टनल का भी सर एंड होता है कहीं ना कहीं, ऐसी कोई टनल ही एग्जैक्टली नहीं है जिसका एंड नहीं होता। आखिर रात लंबी होगी तो कितनी लंबी होगी, सवेरा तो सामने आएगा ही आएगा। बिल्कुल, ये बात रहता है कहीं कहीं। तो ऋषि जी, आपके पापा जी भी इसी एडवोकेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, वकालत की फील्ड से जुड़े हुए हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फादर एक गवर्नमेंट टीचर थे, अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो मेरी फैमिली में आसपास लॉ से रिलेटेड कोई नहीं है सर। लॉ से तो यू आर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर, एज मतलब अपनी फैमिली के जी फर्स्ट सर। जनरेशन लॉ के बंदे हो। जी सर। तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, कहने का मतलब न्यू पर्सन भी। तो ऋषि जी, आपने कहीं इस बात की कमी महसूस की कि यार, कि अगर बैकग्राउंड नहीं होता, लीगल बैकग्राउंड नहीं होता है, तो थोड़ा सा क्रैक करना टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है? क्योंकि ये भी एक मिथ है, ये भी स्टूडेंट के माइंड के अंदर मिथ सेट हो रखा है कि जिसका अच्छा खासा लीगल बैकग्राउंड है वो बंदा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा लॉ के फील्ड में। और आप तो एक्सेप्शन है यहाँ पर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इस मिथ में, क्या इस भ्रांति के अंदर सच्चाई है? सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द बेयर एक्ट आपको ही पढ़ने हैं, किताबें आपको ही पढ़नी है। आपके फादर ने, अगर आपके चाचा जी ने, किसी ने किताबें पढ़ी हुई, तो वो आपका ज्ञान आएगा नहीं, आपको खुद को ही वो चीजें करनी होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा डायरेक्शन मिल जाता है, लेकिन सर वो हम्म। डायरेक्शन अगर आप कोई अच्छे सीनियर अपने हिसाब से ढूंढ ले, या फिर कोई आपके आस पड़ोस में हो, तो आपको थोड़ा विनम्र होकर उनसे बात करनी होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस जो हल्का सा भी उनको मतलब बेनिफिट होता मैनेजेबल है है, उसको गाइडेंस कवर ना लेके कर पाए। आप इस चीज को हाँ सर। कवर अप कर सकते हैं, मैनेज कर जी सकते सर। हैं। या फिर किसी, आप किसी जो लॉ के फील्ड से टीचर्स वगैरह हैं। और कई बार ऋषि जी ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी एडवोकेट के पास डायरेक्टली चले गए, जो कि अननोन भी है, और आपने उनसे अगर कोई गाइडेंस मांगा है, तो ऐसा नहीं कि मना कर देंगे आपको। वो भी लीगल फैटर्निटी का एक एडवोकेट बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता है। तो ये एस्पेक्ट है। तो कहने का मतलब, हमें इस मिथ में बिलीव नहीं करना चाहिए कि आपका लीगल बैकग्राउंड नहीं है तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं कम होगी। हमें इस मिथ के अंदर बिलीव नहीं करना चाहिए, राइट? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, बुक्स आपको ही पढ़नी है, सब कुछ आपको ही करना है, एग्जाम भी आपको ही लिखने जाना है, कोई कनेक्शन कुछ काम नहीं आता है सर। तो जरूरी नहीं है कि आप हो लीगल बैकग्राउंड से या नहीं हो, एट द एंड ऑफ द डे आप ही मैटर करते हैं, आपका बैकग्राउंड नहीं सर। अच्छा ऋषि जी, आपने बताया कि शुरू से लेकर अभी तक जो है, मतलब आप एक तरीके से घर से बाहर ही रहे। 2011 कब से बताया आपने? 2012-13 से बाहर रहे आप? 2010 से सर। 2010 से आप बाहर है, मतलब पिछले जी 12 सर। साल से पूरा तो वनवास काट रहे हो आप एक तरीके से। जी सर। तो अब 12 साल से बाहर है, तो आपने हॉस्टल लाइफ भी जी होगी, एक कहते हैं ना कि एक स्टूडेंट अलग से रूम लेकर लाइफ, वो भी जिया होगा। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था उस फील्ड के अंदर, जब से आपने एलएलबी की उसके बाद में? सर एलएलबी के बाद में तो मैंने अपने आप को हॉस्टल में रेस्ट्रिक्ट किया है, कमरे में। कि सर जैसे ही मैं आया था प्रिपरेशन करने, मैंने एक मोटो बनाया था कि मैं चाय हम्म। पीने कभी बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है चाय पीने टपरी पे अगर बैठ गए तो आधा पौना घंटा, एक घंटा जाएगा ही जाएगा, और दिन में दो चाय होती अच्छा, ही है। तो लेकिन आपको अनुभव तो रहा हुआ है ना, टपरी पे बैठे तो हो कभी, तभी तो अनुभव आया होगा कि जी हाँ सर। भाई, तो आधा आधा जी घंटा सर। जाता है। जी सर, कॉलेज कॉलेज के लाइफ में ऐसा बहुत किया है सर, कि टपरी पे बैठे और आधा एक घंटा निकल ही जाता है सर। तो ये मैं यहाँ अनुभव पर तो है। आप सभी को बता दूं, टपरी का यहाँ पर मतलब होता है कि जैसे चाय के जो छोटे मोटे ढाबे होते हैं ना, जो जो होकर चाय वाय लेके बैठे रहते हैं, तो हम यंग स्टूडेंट जो है, कॉलेज स्टूडेंट जो है, उनको ये बोलते हैं भाई चाय का ढाबा कह दो, चाय की टपरी कह दो, वगैरह वगैरह। तो वो एंजॉय हमारे जज साहब ने भी है जो फील कर रखा है। लेकिन इन्होंने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, अब मेरे को चाय बनाने की। तो फिर क्या चाय खुद ही बनाते थे? जी सर, मैंने पाउडर वाला दूध और ड्रिप वाली चाय पी है सर, टेस्ट लेस, लेकिन जो वो काम करती थी, वो जो साधारण चाय जैसा ही काम करती थी जगाने का। अच्छा, तो ना तो दूध जी का सर। दूध का प्रॉब्लम, बस खाली जी गर्म सर। पानी मिल जाए, जी उसी के सर। अंदर चाहे दूध को मिक्स करके पी लेंगे। जी सर। अच्छा ऋषि जी, एक छलनी बात का बताओ, प्रॉब्लम भी नहीं सर। मतलब आपने इस मामले में एक अलग जर्नी को भी, अलग एहसास को भी महसूस कर रखा है। जी ऋषि जी, सर। एक बात बताओ कि एक लॉ का स्टूडेंट, जुडिशरी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, आप जब अपने रूम में रहते, रूम की सफाई सफाई करने के लिए दूसरा तो कोई आता नहीं होगा, तो जी खुद ही अपने रूम की सफाई किया करते थे या कैसे किया करते थे? वो एक नेचुरल चीज जानना चाहता हूँ आपसे मैं। सर ये ऑब्वियस है कि सफाई मैं ही करता था, और लेकिन सर सफाई करना और मैं रेगुलर करता था सर, क्योंकि अगर चीजें आसपास आपकी बिखरी हुई हैं तो दिमाग भी मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा सर। चीजें अगर व्यवस्थित हैं तो दिमाग भी सही रहेगा। तो ये सर बेसिक है कि अगर हम कोई भी चीज करने वाले हैं
जिसमें हमको एफर्ट डालने हैं और एक जगह ही कन्फाइन रहना है, तो एटलीस्ट हम उस जगह को तो साफ रखें सर। ओके। तो ये मेरा और था कि ये बात मैंने अभी इनसे इसलिए पूछना चाहा है क्योंकि ये हर स्टूडेंट की लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है। अगर हम इस बात को लेकर ईगो रखते हैं, इस बात को लेकर घमंड करते हैं कि नहीं मैं तो लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं तो जुडिशरी के लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, ये रूमों की सफाई मैं थोड़ा ना करूंगा, नहीं। बात सिर्फ सफाई करने का नहीं है, आप जहां पे रहते हो उस प्लेस के अंदर आप एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हो। पता है जब हाथ से कोई भी चीज होती है क्लीन करते हैं ना, तो वहां पर नंबर 1 गंदगी हम होने नहीं देते। बचपन में ऋषि जी पता है अगर मम्मी वगैरह घर की सफाई करते थे और आप गीले पोछे में अगर आप पैर लगा दे तुरंत डांट पड़ा करती थी, याद है आपको? अब तक भी होते हैं वो तो। अभी भी होती है ना। बिल्कुल सर। तो तो अब क्या है कि वो क्यों होती थी, क्योंकि वो उसमें उसमें मेहनत, उनकी मेहनत लगी हुई है और उनकी मेहनत खराब हो तो जैसे ही वो देखते डांट लगा देते। तो वो चीज हमारे ऊपर भी लागू होती है। जब हम अपने रूम को, स्टडी रूम को क्लीन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक वाइब्स आती है कि मुझे इसको इस तरह मेंटेन करके चलना है। और जो ये पॉजिटिव वाइब्स है बहुत अच्छा जो है अपने आप में माइंड को एकदम स्टेबिलिटी भी देती है। इसीलिए कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे वीडियो भेजे अपने, वो क्या उन्होंने अपने स्टडी रूम के अंदर लिंकिंग चार्ट्स को चारों दीवारों पे लगा दिया। अब वो कहते हैं कि सर जब हम रूम में आते हैं, लिंकिंग चार्ट्स आप तो जानते ही होंगे, लेकिन हाँ जी आपके सर। उस टाइम पर ये प्रोडक्ट मैंने क्रिएट नहीं किया था। जी ये आपके जेलो ज्वाइन करने के बाद का एक प्रोडक्शन है। जी। तो उस लिंकिंग चार्ट्स को उन्होंने अपने स्टडी रूम में लगा रखा है। अब वो अपने रूम में एंटर करते कि सर हम इतना सुकून फील करते, लगता है कि हमारा ही जगह ही है। क्योंकि कहते हैं ना खाली दीवारें तो नहीं बोलती, लेकिन दीवारों पर अगर कोई कंटेंट आ जाए तो वो बोलने लग जाता है ना। तो ये चीज है। तो आपने भी अपने हाथ से कुछ चार्ट वार्ट्स बनाए थे? हालांकि जोधपुर के अंदर आप जब मेरे साथ क्रिएटिविटी में काम किया करते तब आप काफी कुछ डिजाइन करते रहते थे, तो उसके बाद भी सिलसिला चलता रहता था या जेलों के अंदर सरकारी सेवा के अंदर ही व्यस्त ज्यादा होने लग गए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे जो भी मैं पढ़ता था तो मैं ट्राई करता था कि जैसे कोई भी सेक्शन है जो कि बहुत बड़ा है, जैसे कि सेक्शन 300 है जो सीआरपीसी का, उसमें 5-6 क्लॉज हैं सर, वो उसकी लैंग्वेज भी ऐसी कि शायद वो याद ना इजीली हो पाए। तो मैं उसके एग्जैक्टली एक बेसिक मैंने बनाया ही था कि हर सेक्शन में, और मैं बैरक के अंदर ही मैंने डाल रखा था सेक्शन सर। का बैरक मेरा बहुत पोस्टमार्टम कर लो, इंपॉर्टेंट था। जी सेक्शन का सर। जी पोस्टमार्टम कर लो जी, और फिर अगर ये बातें मैंने पोस्टमार्टम। लिख दी। जी सर। यस। सर मैंने ऐसे किया हुआ था कि अगर मैंने वो बातें लिख दी तो सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा कवर अपने हो जाता ना। शब्दों में। और पोस्टमार्टम करने के बाद जब उसके किसी अंदर के पार्ट को आप कनेक्ट कर लेते हो, अब जैसे 300 के अंदर एक्सेप्शन आ गया प्राइवेट डिफेंस, हमने उसको तुरंत प्रभाव से कनेक्ट कर दिया सेक्शन 100 से, तो ये चीज ऐसी हो गई जो भूलने लायक नहीं रही। ये अपने आप में लिंक करते ही मामला आपके यादगार है जो बन जाता है। और ऋषि जी आपके फ्रेंड सर्किल का क्या कहना है, बताओ जरा। मतलब उनसे मुलाकातें कितनी होती थी? कहते थे कि रिजर्व होना पड़ता है, तो अब क्या करोगे? अब उनसे जो कमी है उनको पूरी वसूल करोगे क्या? हर एक से जाके मिलना सर है? बिल्कुल। जी सर, कुछ मस्तियां जो अभी तक नहीं कर पाए वो सब मस्तियां होती हैं सर। घूमना फिरना होता है जो मैंने, मतलब मेरे को याद नहीं कि मैं कहीं घूमने गया हूँ इस 13 साल में कि एक्स्ट्रा राजस्थान से बाहर। तो सर वो घूमने का जो चीजें बाकी हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना, जो नॉर्मल जो अपन लाइफ में करते हैं कॉलेज लाइफ में, वो सब बाकी है। ऑब्वियसली वो सब पूरा करना है। काफी सारे दोस्त हैं जिनसे टाइम उतना नहीं हो पाया था, तो वो टाइम उनको देना है जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक सर। एक फैक्ट मैं भी आप लोगों को ऋषि जी के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे जोधपुर में 5वीं रोड के पास में ऋषि जी रहा करते थे। और जितने टाइम वो यहाँ पर जोधपुर में रहे, मैंने कभी नहीं देखा कि आज भाई बंदा थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मेहरानगढ़ चला गया हो, कायलाना घूमने चला गया हो, कभी भी नहीं। इनका टाइम डॉट 9 o'clock वो हमारे साथ ऑफिस में कनेक्ट होते थे और शाम को 6 o'clock फिर होने के बाद अपनी पढ़ाई छढ़ाई अलग से सेल्फ स्टडी करके फैमिली से थोड़ी बातचीत करके वापस उसी रूम के अंदर सेट थे। तो ये ऋषि जी इसका तो मैं आई विटनेस हूँ इस बात को लेकर। मैंने जी आपको सर, आपकी लाइफ। मेहरानगढ़ में गया ही नहीं। अब मेरे को लोग बोलते हैं अरे आप इतने दिन रहे मेहरानगढ़ क्यों नहीं गए, तो मैंने कहा अरे कभी जाने का टाइम हुआ नहीं ऐसा। लेकिन अब जो है पूरा राजस्थान आपके सामने खुल गया है। और अभी जुडिशरी जो है अगले कई सालों के अंदर आपको पूरे राजस्थान का भ्रमण कराने वाली है, अलग अलग समय पर अलग अलग कोर्ट के जरिए। तो ऋषि जी बहुत अच्छा लगा ये जो मोमेंट्स है। कुल मिला के अगर अपने पूरे इंटरव्यू को समअप करें तो कहीं कहीं इंसान को जो किसी भी मोड पे हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप आईआईटी वाईआईटी जैसी चीजों के अंदर किसी कारण से फेल हो जाते तो ये मत सोचो कि रास्ते बंद हो गए, है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। शायद आईआईटी में चले गए होते तो आज हमारे राजस्थान को, आज हमारे भारत को एक युवा जज नहीं मिल पाता। ये बात भी सच है। निस्संदेह आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर तो करते ही करते, लेकिन जुडिशरी की कमी तो कमी रह जाती है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है अपने आप में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि घर से 12 साल अलग रहकर, अलग रहने का मतलब है कि आपने अपनी सारी चीजों को खुद मैनेज किया है।
तो ऋषि जी, ये तो मैं कह सकता हूँ, अब आप इसको एक टीचर के नाते नहीं, इसको एक बड़े भैया के नाते समझ लीजिएगा कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही खुश रहने वाला है, क्योंकि उनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो अपने सारे काम खुद करता है, कोई परेशान नहीं करता बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। अगर दूध नहीं आएगा तो चाय के डिप वाली चाय पी के भी आराम से अपन तो मस्त मस्त रहेंगे, है ना। तो वो तो निस्संदेह है जो है आपके लाइफ पार्टनर का एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट जो है रहने वाला है। तो ऋषि जी, यही शुभकामनाएं हमारे साथ में, और एक प्रॉमिस मैं आपसे लेना चाहता हूँ ऋषि जी। जी सर। देखो, आप एक लॉ स्टूडेंट रहे और अभी भी कई हजारों लाखों लॉ स्टूडेंट हैं जो इस फील्ड के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल इसलिए भी कर रहे हैं कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया। आज आप सक्षम है, इस लेवल पर है कि आप अपने जूनियर को गाइड कर सके। तो एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा, जब भी मौका मिले, प्रोटोकॉल में रहते हुए ही कह रहा हूं मैं, जब भी मौका मिले आप लॉ स्टूडेंट के लिए गाइडेंस, एक गाइड के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ये प्रॉमिस आपसे मैं जरूर चाहूंगा, और ये प्रॉमिस अगेन नॉट एज ए टीचर, एज ए मेंबर ऑफ लीगल फैकल्टी आपसे जानना चाहता हूँ। जी सर, ये मेरा प्रॉमिस है कि जब भी ऐसी लोगों का, जो लॉ स्टूडेंट है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर एज एन अभी कॉलेज में ही है, तो जब भी ऐसी कुछ हेल्प जो मैं कर सकता हूँ वो मैं ट्राई करूंगा कि मैं करूं मेरे दायरों में रहते हुए सर। और एक प्रॉमिस मैं भी आपको करता हूँ कि मैं समय समय पर आपको इस बाबत तकलीफ है जो देता रहूंगा, है ना, और वो भी एक हक से ना, एक अपनेपन से, एहसास से। तो ऋषि जी, थैंक यू सो मच आज इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो सिलसिले की शुरुआत है, अभी कई सारे एपिसोड और भी होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कि जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम हो। रिजल्ट दो तरीके के हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हो या अनसक्सेसफुल हो सकते हो। तो आरजेएस या फिर कोई भी जुडिशियल सर्विस का एग्जाम, ये लाइफ का एंड नहीं है ना। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है। ये प्रोसेस आपको इतनी चीजें सिखा देता है कि आप भविष्य में और भी अच्छा कर सकते हैं।